नमस्कार दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं एसीएफ इन्वायरमेंट में अपना आज का नया टॉपिक। वो है एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। कल जो अपन ने क्वेश्चन लिए थे उसमें पहला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे। तो वो मनाया जाता है आपके 29 जुलाई को। उसका आंसर क्या होगा? 29 जुलाई। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था वाटरमैन किसे कहा जाता है। तो वाटरमैन है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है, जो कि जल संरक्षण के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। आज का अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी। 2019 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? पहला ऑप्शन ए है प्रकृति से लोगों को जोड़ना, ऑप्शन बी एक विश्व हमारा पर्यावरण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण और ऑप्शन डी है जैव विविधता। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर आपको देना है। हो सकता है कि ज्यादातर स्टूडेंट का याद हो गया होगा, क्योंकि ये जो एक्ट है ये काफी बार मैं रिवाइज करवा चुका हूं। कई 2-3 क्लास अपन ने इस पर ले ली हैं, तो अधिकांश स्टूडेंट के हो सकता है कि आंसर इसमें आ जाए। ऑप्शन ए है 1986, ऑप्शन बी है 1981, ऑप्शन सी है 1987 और ऑप्शन डी क्या है 1978। तो इसका आंसर आपको देना है। और जो स्टूडेंट रेगुलर आंसर दे रहे हैं, जैसे है अभिषेक मालव है, अनिल कुमार शर्मा है, प्रतिभा जी हैं, आपके प्रार्थना जी हैं, तो ये स्टूडेंट बधाई के पात्र हैं। प्रसून जोशी हैं, इसके अलावा अभिषेक मालव हैं। तो ये स्टूडेंट जो हैं ये रेगुलर आंसर दे रहे हैं और तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। दूसरा, एक व्हाट्सएप नंबर है अपना 7568964662। इस नंबर से पर आपको जो भी डाउट पूछने हो, इस पर आप अपना नाम और इंट्रोडक्शन कहाँ से हो ये डाल के भेज दें। यहाँ पर आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। साथ में ही आपको अगर किसी को नोट्स की आवश्यकता हो तो सॉफ्ट कॉपी में नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज ही करना है। तो ये हैं आपके 2 क्वेश्चन। इन 2 क्वेश्चन के आंसर अब अपन टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल and its role in environment conservation। इस नाम से आपको ये टॉपिक आपके दे रखा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को अपन देखेंगे। तो इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है? इसमें अपन पढ़ेंगे एनजीटी का गठन किस तरह हुआ, एनजीटी का गठन किस एक्ट के तहत हुआ, इसकी संरचना क्या है, दूसरा इसका कार्य क्या है, तीसरा कौन से एक्ट हैं जिसके तहत ये कार्य कर सकता है, इसका महत्व क्या है, और ऐसे कौन से पर्यावरणीय इसने निर्णय दिए हैं जो कि एक मिसाल पेश हुए हैं देश में। तो इन पर अपन चर्चा करेंगे। और इन पर चर्चा करने के उपरांत ऐसा कोई टॉपिक इसमें नहीं बचेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन भी इसमें नहीं बचेगा जो आपके
एग्जाम में इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा कोई टॉपिक इसमें बचेगा नहीं। ये सारा इतना ही है। इसमें गठन देख लेंगे, संरचना देख लेंगे, कार्य देख लेंगे, एक्ट देख लेंगे, महत्व देख लेंगे और पर्यावरणीय निर्णय इसके द्वारा जो दिए गए हैं। जो इसका मुख्य कार्य है पर्यावरण का संरक्षण करना, उसके संबंध में जो निर्णय दिए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण में आते हैं। तो इन टॉपिक को अपन देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन की। तो इसका जो गठन है वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसका गठन किया गया और इसके संबंध में भारत सरकार ने एक अपने गजट में इस अधिनियम को प्रकाशित किया था। और वो जो गजट है जिसको प्रकाशित किया वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो कि अपनी दक्ष साइंस क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसका जो गैजेट नोट है वो सारा मिल जाएगा। तो उसको जाके आप पढ़ लेना। तो ये गैजेट नोट है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010। इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई 2010 में और 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई। 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है इसका मुख्यालय है आपके दिल्ली में। मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय इसके हैं। पहला है यहां पे पुणे में, फिर चेन्नई, कोलकाता और भोपाल में। भोपाल थोड़ा इधर आएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो ये 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और भोपाल। ये इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय जो अलग अलग राज्यों के तहत कार्य करते हैं। इसका मुख्य कार्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई। किस एक्ट के तहत हुई? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना हुई। और जिस दिन ये गजट में प्रकाशित हुआ उसी दिन ये प्रभावी माना जाता है। अब इसकी एनजीटी की संरचना की बात करते हैं। एनजीटी की संरचना से पहले एक चीज बता दूं आपको कि भारत ऐसा देश है विश्व में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पश्चात पर्यावरण पर ट्राइब्यूनल गठित करने वाला तीसरा देश है। भारत, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के पश्चात पर्यावरण पर अधिकरण गठित करने वाला तीसरा देश है। तीसरा देश कौन सा है? भारत है। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने पर्यावरण पर ट्राइब्यूनल गठित की थी। अब इसके गठन की बात करें तो ये है आपके स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय दिल्ली में है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, फिर आपके चेन्नई, फिर कोलकाता और फिर भोपाल। ये 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पश्चात भारत ऐसा देश है जिसने पर्यावरण पर ट्राइब्यूनल गठित किया है।
अब इसकी संरचना, कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन शामिल होता है। संरचना में इसके एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है इसमें, अध्यक्ष होता है। फिर इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं और इसमें होते हैं विशेषज्ञ सदस्य। एक अध्यक्ष हो गया। फिर न्यायिक जुडिशरी के सदस्य होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में ही स्पेशलिस्ट होते हैं। अध्यक्ष वर्तमान में है आपके आदर्श कुमार गोयल। अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष हैं। न्यायिक सदस्य की न्यूनतम संख्या 10 हो सकती है और अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। विशेषज्ञ सदस्य जो होंगे उनकी न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 20। अधिकतम संख्या 20। तो अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य जो है वो 5 वर्ष के लिए इनको नियुक्ति दी जाती है। अब अध्यक्ष जो होगा वो किसी के द्वारा बनाया जाएगा, किसी के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, और न्यायिक सदस्य भी किसी के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो अध्यक्ष जो होता है इसका चयन भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसी प्रकार न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति जो होती है वो एक समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। दूसरा, अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनको एक बार नियुक्ति देने के पश्चात वापिस इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं किया जाता। इनको पुनर्नियुक्त क्यों नहीं किया जाता, इसका भी एक कारण है। अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य जो है इनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर दोबारा इनकी नियुक्ति होगी तो हो सकता है कि ये अपने कार्यकाल में, पहले वाले जो कार्यकाल है उसमें कोई निर्णय देने में ये कोई पक्षपात कर सकते हैं, इसलिए इनको दोबारा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। क्योंकि दोबारा नियुक्ति का अगर प्रावधान होता है तो कहीं ना कहीं निर्णय भी इसमें प्रभावित होते हैं, इसलिए निर्णय जो है उनको निष्पक्ष रखने के लिए इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं की जाती। ये इसकी संरचना है, जिसमें अध्यक्ष होगा, वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल अध्यक्ष हैं। न्यायिक सदस्य न्यूनतम 10 हैं, अधिकतम 20 होंगे। विशेषज्ञ सदस्य न्यूनतम 10 हैं, अधिकतम 20 होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर केंद्र सरकार करती है, और न्यायिक व विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। न्यायिक सदस्य जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है।
नेक्स्ट इसमें एनजीटी के अधिकार और शक्तियां, अधिकार व शक्तियां। क्या इसके अधिकार है और क्या इसकी शक्तियां हैं। एनजीटी जो है वो पर्यावरण के मुद्दों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसे मुद्दे जो पर्यावरण से जुड़े हुए हों उन पर कोई भी मुद्दा जो होता है उनके संबंध में निर्णय दे सकता है और उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। पर्यावरण से जुड़े प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मुद्दों में हस्तक्षेप की शक्ति इसको प्राप्त है, इसमें यह हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा, इसको पर्यावरण से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का भी अधिकार है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाने का कानून का मतलब नियम बना सकता है एक तरह से, तो उस पर कानून या अधिकारों को कानून ये नहीं बनाएगा, कानून तो संसद ही बनाती है। मुद्दों पर कानून को लागू करने का अधिकार, ये जितने भी पर्यावरण से संबंधित कानून हैं उनको ये लागू करवाने का कार्य ये करता है। एनजीटी जो है वो एक वैधानिक संस्था है। इसके तहत वैधानिक संस्था होने के कारण इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर अपील कर सकता है। यह एक वैधानिक संस्था है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यह है क्या है, वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये कानून के द्वारा निर्मित संस्था है, इसलिए ये एक वैधानिक संस्था है। इसलिए इसके पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किसी भी पर्यावरणीय मुद्दे पर कोई व्यक्ति यहां पर अपील कर सकता है। यह एक क्या संस्था है, वैधानिक संस्था है यह एक। दूसरा, सिविल कोड प्रोसीजर जो 1908 है उसके तहत एनजीटी कार्य नहीं करता है। सिविल कोड प्रोसीजर 1908 के तहत एनजीटी कार्य नहीं करता है। एनजीटी अपने निर्णय देते समय निम्न सिद्धांत अपनाता है। एनजीटी जब अपने निर्णय देता है तो उन निर्णय के तहत वो 3 सिद्धांत अपनाता है। कौन से सिद्धांत? तो ये 3 सिद्धांत हैं आपके। पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास प्रिंसिपल में पहला कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनजीटी यह नहीं कहता कि कोई भी विकास कार्य नहीं होना चाहिए, विकास कार्य होना चाहिए, लेकिन वो धारणीय होना चाहिए। धारणीय विकास उसे कहते हैं जिसमें संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी उस संसाधन का उपयोग कर सकें। यह नहीं हो कि वर्तमान पीढ़ी ही सारे संसाधनों का उपभोग कर ले और आने वाली पीढ़ी जो उसके पास कुछ भी नहीं बचे उपभोग करने के लिए। उस विकास को क्या कहते हैं, धारणीय विकास। निवारक सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल अपनाता है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब है कि ये किसी को क्षतिपूर्ति दिला सकता है। कोई अगर निर्माण कार्य जो एनजीटी के नियमों के अनुसार नहीं बना है तो उसके संबंध में
जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति हुई है उसको क्षतिपूर्ति दिला सकता है। तो ये कार्य ये निवारक सिद्धांत के तहत करता है। धारणीय विकास निवारक सिद्धांत प्रदूषण भुगतान। प्रदूषण भुगतान का मतलब ये है कि अगर कोई इंडस्ट्री या फिर कोई संस्था अगर कोई प्रदूषण करता है तो उसका पेमेंट फिर वो वसूल करती है, क्योंकि अगर प्रदूषण हुआ है तो वापस उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो उस संस्था पर कर आरोपित करती है, इसलिए ये पेमेंट भी उससे लेती है, उस पर कर आरोपित करती है किसी भी संस्था पर। तो ये 3 सिद्धांत हैं, धारणीय विकास, निवारक सिद्धांत और प्रदूषण भुगतान। इन 3 सिद्धांतों के तहत एनजीटी अपना कार्य करती है। निवारक सिद्धांत में क्षतिपूर्ति, किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलाना, यह निवारक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार किसी संपत्ति का पुनर्निर्माण करवाना, तो ये कार्य भी ये करवा देता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई निर्णय या फिर ऐसी कोई संस्था जिसने निर्माण कार्य गलत तरीके से कराया है तो उस संबंध में ये निर्णय देता है। तो ये है एनजीटी के मुख्य मुख्य अधिकार। एनजीटी को किसी मुद्दे पर निर्णय देने के पश्चात दंड देने की या सजा देने का भी अधिकार है। दंड व सजा का अधिकार। दंड व सजा का अधिकार 3 वर्ष की कैद की सजा यह सुना सकता है, 10 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है, या फिर दोनों। इन दोनों में से ये कोई भी इसको दे सकता है। 3 वर्ष की कैद कर सकता है, 10 करोड़ का जुर्माना लगा सकता है, और इनमें से दोनों। एनजीटी का जो निर्णय होता है, ये निर्णय न्यायालय के निर्णय के समान माना जाता है, और इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में अपील इसके खिलाफ की जा सकती है। एनजीटी के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। ये इसकी शक्तियां और अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये अपने बाद कोई भी व्यक्ति अगर एनजीटी के निर्णय से खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अब एनजीटी जो है वो किन एक्ट के तहत अपना कार्य करता है, तो ये एक्ट है, निम्न 7 एक्ट है। एनजीटी निम्न 7 एक्ट के तहत, एक्ट या फिर अधिनियम के तहत कार्य करता है। 7 एक्ट के तहत ये कार्य करता है। पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974। इस एक्ट के तहत ये कार्य करता है। दूसरा है वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1977, सेस एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल सेस एक्ट 1977 के तहत। कल अपन ने देखा था राजस्थान गवर्नमेंट जो है, राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है,
वो वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन सेस एक्ट 1978 के तहत किसी भी संस्था को अगर पानी प्रोवाइड करवाता है तो उससे सेस के रूप में या फिर उस पर कर लगाता है उस पानी के लिए। तीसरा इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत। चौथा है आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उससे पहले ले लेते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। पांचवा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आंसर तो यहीं पे मिल गया आपको, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। छठा पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। छठा है आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, सातवां बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये 7 एक्ट हैं। इन 7 एक्ट के तहत एनजीटी अपना कार्य संपादित करता है। पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974, जल पर्यावरण प्रदूषण एवं निवारण अधिनियम 1974, फिर इसके पश्चात सेस एक्ट 1977, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये जो एक्ट हैं इनके तहत ये कार्य करता है, ये एक्ट हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एनजीटी। एनजीटी की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ एनजीटी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनजीटी, हरित प्राधिकरण का क्या इंपॉर्टेंस है? तो हरित प्राधिकरण का पहला इंपॉर्टेंस तो यही बन जाता है कि वो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कोई आदेश पारित कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, यह कार्य कर सकता है। दूसरा यह कर सकता है कि पर्यावरणीय मुद्दों पर कोई निर्णय देना है तो उसकी प्रक्रिया को तीव्र कर सकता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस यह है कि इसके सदस्य जो हैं उनको एक बार ही नियुक्ति दी जाती है, उसके बाद नहीं दी जाती, इसलिए निष्पक्ष निर्णय देने में ये सक्षम हो पाते हैं। न्यायपालिका के कार्यभार को ये कम करते हैं। ये 4-5 इसके महत्व हैं, क्योंकि पहले जो निर्णय दिए जाते थे पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर निर्णय न्यायालय ही देता था। इसके लिए फिर अलग से प्राधिकरण गठित किया गया पर्यावरणीय मुद्दों के लिए, ताकि पर्यावरणीय मुद्दे जो हैं उनको जल्दी से सुलझाया जा सके और कोई परियोजना है वो अटके नहीं इस मामले पर। तो पहला तो इसके पर्यावरणीय मुद्दों पर निर्णय देने व रोक लगाने की शक्ति इसको प्राप्त है।
इसलिए इसका महत्व बन जाता है। दूसरा, न्यायपालिका पर का भार कम करने में सहायक। तीसरा है निर्णय में तीव्रता लाने हेतु। और चौथा इसका है निर्णय में निष्पक्षता लाने हेतु। ये इसके मुख्य मुख्य महत्व हैं। ये तो हो गए इसके इंपॉर्टेंस। अब है एनजीटी द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर जो महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं वो कौन से हैं। गठन इसका कब हुआ? 2010 में हुआ, 18 अक्टूबर 2010 में गठन हुआ। उसके पश्चात इसने अभी तक कौन से महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। एनजीटी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। एनजीटी द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय निर्णय। पहला, 2002 में एनजीटी ने उड़ीसा में एक प्लांट लगना था पोस्को कंपनी का, जो कि एक इस्पात प्लांट था। पर्यावरणीय स्थिति को देखते हुए उस पर रोक लगा दी गई, वो प्लांट नहीं लगा। 2012 में पोस्को कंपनी द्वारा उड़ीसा में प्रस्तावित इस्पात उद्योग पर रोक लगाई। 2012 में यह उद्योग लगना था उड़ीसा में और इस पर रोक लगा दी गई। कारण क्या था? कारण था पर्यावरणीय मुद्दों के कारण, पर्यावरण को इसके कारण क्षति होनी थी, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई। 2012 में खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाई। 2012 में यह काम किया। 2013 में उत्तराखंड में अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो लगना वाला था, तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा, लेकिन इसके कारण जो याचिकाकर्ता थे उनको इसके लिए क्षतिपूर्ति दिलवाई गई। उत्तराखंड में अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट के याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति के आदेश दिए गए। ये कब दिए गए? 2013 में दिए गए। फिर 2015 में दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगाई। ऐसे वाहन जो 10 वर्ष पुराने थे, डीजल इंजन के, उन पर रोक लगा दी गई ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके। इसी प्रकार फिर 2017 में आपके 2017 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो कि आपके महाराज रविशंकर प्रसाद जो हैं उनके द्वारा एक आर्ट ऑफ लिविंग नाम का एक फेस्टिवल शुरू किया,
दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली में जो यमुना है उसके किनारे पर यह आयोजित किया गया, तो उसके लिए उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसके कारण जो यमुना के आसपास का क्षेत्र था उसकी जैव विविधता प्रभावित हुई, इसलिए उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। पांचवा, 2017 आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? यमुना किनारे, इसलिए 5 करोड़ जुर्माना लगाया गया। आर्ट ऑफ लिविंग जो रविशंकर महाराज है, शायद रविशंकर महाराज जी हैं इसके, तो उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। छठा है, 2017 में ही एक निर्णय दिया गया कि 50 माइक्रोन से पतले आकार के या पतली मोटाई के जो प्लास्टिक होते हैं उनको बैन किया गया, क्योंकि एनजीटी ने ये देखा कि 50 माइक्रोन मोटाई से कम मोटाई का जो प्लास्टिक होता है वो डिग्रेड होने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। जितना पतला प्लास्टिक होगा उतना ही वो डिग्रेड कम होता है, इसलिए उस पर रोक लगाई गई। 2017 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक पर रोक लगाई गई। तो ये निर्णय एनजीटी ने दिए। पहला निर्णय कौन सा है? 2012 में पोस्को कंपनी जो है उसका प्लांट लगना था उड़ीसा में, उसके खिलाफ उसने निर्णय दिया। 2012 में खुले में कचरा जलाने पर रोक। 2013 में उत्तराखंड में जो अलकनंदा हाइड्रो प्रोजेक्ट था उसको, उसके जो याचिकाकर्ता थे उनको क्षतिपूर्ति दिलाई गई। फिर आपके 2015 में दिल्ली एनसीआर में जो 10 वर्ष पुराने डीजल के वाहन थे उन पर रोक लगाई गई, उनके संचालन बंद किया गया। 2017 में ही आर्ट ऑफ लिविंग का जो फेस्टिवल हुआ था उसके लिए 5 करोड़ का जुर्माना उस पर लगाया गया, क्योंकि उसके कारण जैव विविधता प्रभावित हुई यमुना किनारे की। और 2017 में ही 50 माइक्रोन से कम मोटाई का जो प्लास्टिक था उसके उत्पादन पर बैन लगाया गया। तो ये, और वो जो बैन लगाया था वो दिल्ली क्षेत्र में ही लगाया गया था। दिल्ली क्षेत्र में ही है लगाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एनजीटी का इतना सब कुछ है। इसके अलावा इसमें मेरे हिसाब से इसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है कि एनजीटी में इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए। और अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको इसका जो गजेट जारी हुआ था वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, आप इसको जाके देख सकते हैं। बहुत बहुत